ब्लैक कार अपनी तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। कार की बैक सीट पर बैठी रिया डरी हुई थी, क्योंकि उसे उस आकाश ओबरॉय के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। आकाश के बारे में वो लोगों से बहुत सारी बातें सुन चुकी थी शादी में। हालांकि लोगों के सामने उसने अपनी शालीनता बनाए रखी थी, लेकिन अब जब वो कार की पिछली सीट पर अकेली थी, तो उसे लोगों की कही बातें चुभ रही थी। तभी रिया ने अपने आप से कहा, क्या मैं सच में आकाश ओबेरॉय के लिए कंसोलेशन प्राइज हूँ? आकाश ओबेरॉय अपनी शादी में खुद नहीं आया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अगर उसने इस व्हील चेयर वाली शादी को मानने से इनकार कर दिया तो। तभी कार की अगली सीट पर बैठे बॉडीगार्ड को किसी का फोन आया, और फोन पर बात करने के बाद बॉडीगार्ड ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। कार रुकने के बाद बॉडीगार्ड ने कार का पीछे का दरवाजा खोलते हुए रिया से कहा, मैम, आकाश सर ने कहा है कि उन्हें इस जबरदस्ती की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको कार से उतरना होगा। रिया का डर सही निकला और उसने घबराते हुए बॉडीगार्ड से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? तभी बॉडीगार्ड ने अपने हाथ में पकड़े नोटों से भरे सूटकेस को खोला और रिया से कहा, मैम, आकाश सर का दिल बहुत बड़ा है। इन रुपयों से आप जो चाहें वो कर सकती है। ये सुनते ही रिया चौंक गई। उसने गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा, आखिर समझता क्या है आकाश ओबेरॉय खुद को? पैसों का इतना घमंड। मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए भीख में मिले पैसों का सहारा लेना पड़े। रिया गुस्से में कार से नीचे उतरी और उसने कार का दरवाजा जोर से पटकते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे उसके पैसे, चले जाओ यहाँ से। रिया का गुस्सा देखकर बॉडीगार्ड समझ गया कि रिया पैसों की भूखी नहीं है। बॉडीगार्ड वापस कार में बैठ गया और कार तेजी से निकल पड़ी। सुनसान सड़क पर दुल्हन का लिबास पहने रिया एकदम अकेली थी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी दुल्हन होगी जो विदाई के बाद इस तरह अकेले छोड़ दी गई हो। रिया के पांव सड़क पर जम चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। घबराहट के मारे रिया का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। रिया ने मन ही मन कहा, मैंने गुस्से में कह तो दिया कि मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास तो रहने का ठिकाना तक नहीं। कहाँ जाऊंगी मैं? आखिर किससे मदद मांगू मैं? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिया भगवान से शिकायत करना चाहती थी कि आखिर क्यों आज तक उसके साथ सिर्फ धोखा ही हुआ है। आखिर क्यों लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन बारिश को ये भी मंजूर नहीं था। जैसे ही रिया ने आसमान की तरफ देखा तो बारिश होने लगी। रिया के आंसुओं ने भी उसे धोखा दे दिया और उसके आंसू बारिश की भेंट चढ़ गए। तभी रिया के चेहरे पर दूर से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट पड़ी, और जब गाड़ी पास आई तो रिया ने गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी से कलरफुल सूट सलवार पहने 24 साल की लड़की गिन्नी नीचे उतरी। गिन्नी ने रिया की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा, रिया, तू यहाँ? तुझे तो इस वक्त ओबरॉय के घर। इससे पहले कि गिन्नी आगे कुछ कह पाती, रिया ने गिन्नी को गले लगा लिया और उसने सब कह दिया। गिन्नी समझ गई कि रिया के साथ गलत हुआ है। गिन्नी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर ले जाते हुए गुस्से से कहा, इस ओबरॉय की तो पैसे वाला होगा तो होगा अपनी जगह, अपना भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। तो चल मेरे साथ। दोनों शारदा हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। इस पुरानी बिल्डिंग के वॉचमैन ने जैसे ही गेट खोला, एक कार सोसाइटी के अंदर आ गई। कार से गिन्नी और रिया नीचे उतरे। गिन्नी रिया को बिल्डिंग में 5वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट में लेकर आ गई। बिल्डिंग में लोग रिया को घूर रहे थे। शायद लोग पहली बार इस तरह दूल्हे के बिना दुल्हन को देख रहे थे। गिन्नी ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए रिया से कहा, ऐसा दूल्हा होने से तो अच्छा है ना कि दूल्हा ही ना हो लाइफ में। खैर, कोई बात नहीं। रिया, ये मेरे अंकल का अपार्टमेंट है और अंकल दुबई रहते हैं, तो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। रिया अभी भी ठीक से सदमे से उभरी नहीं थी। उसने भरी हुई आंखों के साथ गिन्नी से कहा,
थैंक यू गिन्नी। आज अगर तू नहीं आती तो ना जाने कहाँ जाती मैं। इतना कहकर गिन्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। रिया को सोफे पर बिठा दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। चल, अब थोड़ा मुस्कुरा भी दे। वैसे भी रिया कपूर के चेहरे पर मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी। रिया को देखकर गिन्नी भी मुस्कुरा पड़ी। फिर गिन्नी ने कहा, आखिर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई शख्स। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है ये आकाश ओबरॉय जो इतना बदनाम है। रिया ने अपना फोन निकालकर गिन्नी को आकाश ओबरॉय की फोटो दिखाई। रिया को फोन वापस देकर गिन्नी ने कहा, "हम्म, फोटो में ही इसका खड़ूसपना साफ नजर आ रहा है। मैं तो कहती हूँ ना कि इसको एहसास दिलाना चाहिए कि किसी लड़की के इमोशन से खेलना क्या होता है। अब देख, मैं एक गुंडे को जानती हूँ जो कभी मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तू कहे तो बात करूं मैं उससे?" रिया एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसने गिन्नी से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू तो जानती ही है कि मैंने मम्मी पापा का एहसान चुकाने के लिए ही ये शादी की है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन पर कोई बात आए। गिन्नी ने एक पल के लिए रिया की तरफ देखा और कहा, चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मुझे घर निकलना होगा। तू आराम कर, हाँ, कल मिलते हैं। गिन्नी खड़ी हो गई और उसने रिया से गले मिलकर विदा ली। रिया ने दरवाजा बंद किया और हॉल में अच्छी सी नजर घुमाई। हॉल में एक मामूली सा सोफा पड़ा हुआ था और रैक में प्लास्टिक के कुछ पुराने डेकोरेटिव। उन्हीं डेकोरेटिव के बीच रिया ने अपने हैंडबैग से अपना आर्टिफिशियल गुड लक कछुआ निकाल कर रख दिया। रिया अपना गुड लक अपने साथ लेकर चलती थी, लेकिन आज उसके साथ कुछ भी गुड नहीं हुआ था। रिया ने अपने आप को ये समझाकर तसल्ली दिलाई कि उसे आकाश ओबरॉय के पिंजरे से आजादी मिली थी। हो ना हो, इसी में उसकी भलाई थी। और फिर रिया अंदर की बेडरूम में जाकर इस तरह लेट गई कि मानो एक भटके हुए पंछी को कोई घोंसला मिल गया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, कल से मैं एक नई शुरुआत करूंगी। मैं फिर कभी उस आकाश ओबरॉय का नाम तक नहीं सुनूंगी। अगले दिन रिया ग्लैम कॉस्मेटिक के कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंची। रिया का खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना था और वो ग्लैम कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रही थी। जैसे ही रिया फिफ्थ फ्लोर में बने अपने केबिन की तरफ बढ़ी तो सभी उसे ऑफिस में देखकर चौंक गए। कंपनी की एचआर निमिषा ने तो चौंकते हुए रिया से कहा, रिया, तुम तो छुट्टी पर थी। क्या जरूरत थी शादी के एक दिन बाद ही ऑफिस आने की?" रिया ने मुस्कुराते हुए निमिषा से कहा, निमिषा, एक काम ही तो है जो मुझे अपना लगता है, बाकी सबने तो मुझे पराया कर दिया है। निमिषा रिया की बात को समझ ही नहीं पाई, लेकिन उसे पता था कि कल रिया के साथ क्या हुआ था। निमिषा ने रिया को चीयर अप करने के लिए जोर से कहा, गाइस गाइस गाइस, सुनो, रिया के लिए एक गुड न्यूज है और जब मैं गुड न्यूज बताऊं तो सब लोग रिया के लिए जोर से चीयर अप करेंगे। ये सुनते ही रिया एक पल के लिए चौंक गई और सभी रिया के आसपास जमा हो गए। निमिषा ने रिया को देखकर कहा, रिया, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। अब तुम कंपनी के नए सीईओ मिस्टर ओबेरॉय के असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। ये सुनते ही सबने जोर शोर से रिया के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। वही ओबेरॉय नाम सुनते ही रिया एक पल के लिए सहम गई, क्योंकि ओबेरॉय नाम सुनकर उसे आकाश ओबेरॉय का ख्याल आने लगा। रिया ने निमिषा से संकोच के साथ कहा, नए सीईओ?" निमिषा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ रिया, नए सीईओ मिस्टर ओबेरॉय को एक काबिल असिस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए कंपनी मैनेजमेंट ने तुम्हें इस रोल के लिए चुना है। तुम 10th फ्लोर पर जाकर मिस्टर ओबेरॉय से मिल लो। बिल्डिंग में एक लिफ्ट ऑनर के लिए रिजर्व थी और दूसरी लिफ्ट एम्प्लॉय के लिए, जो सिर्फ 9वें फ्लोर तक ही जाती थी, क्योंकि 10वें फ्लोर पर ओबेरॉय का ऑफिस था। 9th फ्लोर पर आकर रिया लिफ्ट से बाहर आ गई और सीढ़ियों से 10वें फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी।
रिया का दिल घबराहट के मारे धड़क रहा था। ऊपर जाकर रिया का डर सही साबित हुआ जब उसे सीढ़ी के पास वाली ही दीवार पर आकाश ओबरॉय की व्हील चेयर पर बैठी बहुत सारी फोटो दिखी। फोटो देखते ही रिया के पैर मानो जम गए। वो मायूसी से सीढ़ियों पर ही बैठ गई। रिया ने भगवान को कोसते हुए मन ही मन कहा, आपने सब कुछ तो छीन ही लिया था मुझसे। एक काम ही था जो मेरा अपना था, अब आपने वो भी छीन लिया मुझसे। इतना कहकर रिया ने आकाश ओबरॉय का सामना करने की हिम्मत जुटाई और फिर धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही रिया ने देखा गेट पर ब्लैक सूट पहने, आंखों में नजर का चश्मा लगाए और हाथों में आई पैड लिए 28 साल का डीके गेट पर आया हुआ था। डीके ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, प्लीज अंदर आइए मिस रिया कपूर। रिया डीके के पीछे पीछे एक बड़े से आलीशान वेटिंग रूम को पार करके अंदर वाले कमरे में चली गई। रिया ने देखा उसकी तरफ पीठ करके आकाश व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। व्हील चेयर को देखते ही रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। आकाश ने रिया से कहा, वेलकम रिया कपूर, मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर जैसे ही व्हील चेयर रिया की तरफ मुड़ी, आकाश को सामने देखकर रिया का दिल बैठ गया। आकाश व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर और शाइनिंग शूज पहने हुए था। उसके बाल शाइन कर रहे थे। उसका चेहरा फोटो जैसा ही भावहीन था और आंखें बड़ी और डरावनी। आकाश ने जानबूझकर अपने हाथ से पेन नीचे गिराते हुए कहा, मिस रिया, पेन उठाकर मुझे दे दीजिए प्लीज। मेरी असिस्टेंट होने की ड्यूटी आपको अब पूरी करनी होगी। रिया सहमे कदमों से पेन उठाने के लिए आगे बढ़ी। आकाश ने रिया के पैर में पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। गिरकर उसे दर्द हुआ और वो चिल्लाई। रिया का चिल्लाना सुनकर डीके मुस्कुरा दिया। वहीं आकाश रिया की छाती को घूरने लगा। जैसे ही रिया को इस बात का एहसास हुआ, उसने हाथ से अपना सीना ढक लिया। उसने मन ही मन कहा, ये आकाश ओबरॉय घमंडी होने के साथ ही साथ कैरेक्टरलेस भी है। आकाश ने रिया को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रिया खुद ही ऊपर उठ गई। रिया खड़ी हुई। इसी बीच आकाश ने रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। रिया के हाथ में तेज दर्द होने लगा। रिया ने चीखते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आकाश ने गुस्से में उससे कहा, इस ऑफिस में अपनी मर्जी से काम करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। यस सर, नो सर, बस इतना ही, समझी? रिया ने दर्द में ही हाँ में सर हिला दिया। आकाश ने रिया का हाथ छोड़ते हुए गुस्से से कहा, नाउ गेट आउट। आकाश ने डीके को इशारा किया। डीके ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, चलिए मिस रिया। रिया अभी भी दर्द में थी। वो सहमे हुए कदमों से बाहर चली गई। बाहर डीके ने फीमेल सिक्योरिटी गार्ड से रिया की चेकिंग करने के लिए कहा। कुछ देर बाद डीके ने अंदर आकर आकाश से कहा, सर, मुझे उस लड़की से वो नहीं मिला जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। आखिर क्या ढूंढ रहा था आकाश रिया के साथ? क्या रिया सब कुछ भुलाकर आकाश के साथ काम कर पाएगी?